थैंक यू मैम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्ट वॉरियर पे हमारा आज टॉपिक है। आज हमारे साथ अंकिता चमोला मैम कनेक्टेड हैं जो वेस्ट वॉरियर में मैनेजर हैं। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आप आज के सेशन को कंटिन्यू करें। अंकिता मैम। Thank you so much. I'll just share my screen. Yeah. श्योर मैम। आप सभी को गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी मेरी आवाज़ क्या आप सभी तक पहुँच रही है साफ तौर पे? मैम आपकी आवाज़ क्लियर है और पीपीटी भी शो हो रही है मैम। थैंक यू सो मच। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही आई बिलीव अगर आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया होगा जो नवीन सर ने लिया था उसमें हमने बात किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि जो अब हमारे घरों में जो वेस्ट निकलता है बेसिकली जो घरेलू स्तर पर जो वेस्ट निकलता है उसके बारे में बात की गई थी। पर आज हम लोग स्पेसिफिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्लास्टिक अभी आप लोगों ने सुना होगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है और स्पेशली आज की डेट में जो रूरल एरिया है हमारा वहाँ पर उसकी क्या ज़रूरत है और क्या क्या सोल्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से या एक संस्था की तरफ से हर व्यक्ति के लिए और हर पंचायत के लिए अवेलेबल है आज की डेट में जिसको अवेल करके वो अपनी पंचायत को या अपनी जो ग्राम सभा है उसको ना कि केवल साफ बना सकते हैं बल्कि वहाँ का जो कचरा है स्पेशली प्लास्टिक रिलेटेड कचरा उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए वी विल स्टार्ट अपना प्रेजेंटेशन जो है। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड आपको दिख रही है ये आपका पुराना जो आप लोगों ने अगर अटेंड किया है उसके बारे में बताता है कि किस तरह से जो मिश्रित कचरा है वो एक समस्या है और उसी मिश्रित कचरे को अगर हम अपने स्रोत पर ही अलग अलग कर लेते हैं जैविक अजैविक और साथ में घरेलू परिसंकटमय में तो कितना ज़्यादा वेस्ट हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मतलब मुझे बताया गया और जैसा मैंने लेटर में पढ़ा कि ज़्यादातर जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनके जो भी एरियाज़ हैं वो रूरल एरियाज़ हैं। तो रूरल एरिया में जो पहला वेस्ट है जैविक कचरा उसकी समस्या इतनी नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा समस्या हमारा रूरल इंडिया में बोलूँगी जो हमारा जो रूरल इंडिया है जो फेस करता है वो है अजैविक वेस्ट जो कि मेनली जो हमारा प्लास्टिक रिलेटेड वेस्ट होता है जिसका क्योंकि हमारे हर गांव में और हर पहाड़ी क्षेत्र में आज की डेट में मैगी कुरकुरे चिप्स के पैकेट तो पहुंच रहे हैं पर उन पैकेट्स को वापस लाने का कोई स्रोत नहीं है, वापस लाने का कोई जरिया नहीं है। तो वो पैकेट्स और वो कचरा जो है वहीं पे ढेर होता है और इसके साथ ही साथ वहाँ के जल स्रोतों में पानी में मिलकर वो एक तरह से हमारे फूड चेन का भी हिस्सा बन गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप सभी को पता है प्लास्टिक कचरा क्या है। जैसा हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आज की डेट में ज़रूरी है। आज की डेट में हम अगर जिस लैपटॉप से या जिस मोबाइल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं वो भी मेनली जो है प्लास्टिक से ही बना हुआ है। तो हमें ये मानना तो ज़रूरत है कि प्लास्टिक जो है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए एक उपयोगिता है। पर बात ये आती है कि उसका जो मिसमैनेजमेंट है या जो उसको हम सही तरह से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण हमारे हर छोटे गाँव क्षेत्र में कचरा तो उत्पन्न हो रहा है पर उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक की मेनली 7 कैटेगरीज हैं जिसमें से जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या नॉर्मल पानी पीने की जो बॉटल्स होती हैं उनको हम पेट बॉटल्स के नाम से जानते हैं और अगर आप उनको फ्लिप करके देखेंगे तो उसमें 01 एक नंबर आपको दिखेगा। 01 नंबर होता है उसको हम एक तरह का प्लास्टिक कहते हैं। दूसरी कैटेगरी का जो प्लास्टिक आता है वो HDPE होता है जिसमें 2 तरह का आपने देखा होगा कि बहुत सारे शैम्पू के बॉटल्स या हार्पिक या लाइजॉल की जो बॉटल्स होती हैं उसमें 2 नंबर लिखा होता है उसके बैक साइड पे। इसी तरह से PVC के पाइप्स हमारे घरों में आते हैं जो कि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि इसमें से कुछ तरह का प्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो पाता है, पुनः चक्रित हो पाता है और बहुत सारा प्लास्टिक जो है पुनः चक्रित नहीं हो पाता। जैसे हमारे जो PVC के जो पाइप्स हैं या जो हमारा इस तरह की जितने भी कैटेगरी आपको जो अभी दिख रही है स्क्रीन पे ये सारी की सारी
रिसाइक्लेबल है, मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये नदियों और नालियों में ना पहुँचे और रिसाइकलिंग फैसिलिटी में पहुँचे तो ये रिसाइकिल हो सकते हैं और दोबारा इनसे नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास में कई सारी पॉलीथिन्स जो हैं आज की डेट में, हम लोग अगर सब्जी या कोई भी ग्रॉसरी का सामान लेके आते हैं तो वो हम कुछ तरह की थैलियों में लेके आते हैं, जो कि एक कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक होता है जिसे बोलते हैं LDPE, जो कि 4 नंबर की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे सामने जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा परेशानी की जो आज की डेट में जो बात मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो है सबसे लास्ट कैटेगरी, जिसको आप देख सकते हैं 7 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है। हम हमारे घर में जो भी डिटर्जेंट का पैकेट आता है या चाय पत्ती चीनी जो भी आती है वो एक तरह की पैकेजिंग में आती है, और यही पैकेजिंग जो है हमारी नॉन रिसाइकिल कैटेगरी का पार्ट बनती है, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास में आज की डेट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप जिस भी पहाड़ी क्षेत्र से या जिस भी जगह से आप आते होंगे, आपने देखा होगा कि शायद कोई कबाड़ी का नेटवर्क या कोई तो रद्दी वाला कोई तो ऐसा नेटवर्क होगा जो आपका प्लास्टिक की बॉटल या गत्ता ले लेता है। पर जो चीज़ नहीं बिक पाती है, जो चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, वो है इस तरह के रैपर्स, जो कि आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहे होंगे। अब बात आती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है और कितने समय तक ये यूज़ किया जा सकता है। हम सभी को पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब वही होता है, जैसे कि हमारे घरों में जब कोई छोटे-मोटे फंक्शंस होते हैं या भंडारा होता है या कोई भी ऐसा समय होता है जहाँ पर हम लोगों को डिस्पोजल्स में खाना सर्व करते हैं या पानी पीने की चीज़ें पानी सर्व करते हैं, तो अगर हम प्लास्टिक के उसमें सर्व कर रहे हैं तो वो सारा का सारा जो है हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है और उसके बाद वो सीधा कचरे के ढेरों का ही पार्ट बनता है, वो ही हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। अभी अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए कई सारे नॉर्म्स जो हैं चेंज किए हैं, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। पर अब ज़रूरत इस बात की है कि वो स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स जो है वो हम लोग अपने धरातल पे भी या जिस जगह पे हम काम करते हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये लाइफ है हमारे जो भी कचरा हमारे जो जल स्रोतों में और उसके बाद जो समुद्र में जाकर जो पार्ट बनता है, उन सभी में इस तरह का वेस्ट जो है पाया जाता है, जिसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन से लेके डायपर से लेके टूथब्रश से लेके अलग अलग सामान जो है प्लास्टिक रिलेटेड उन जल स्रोतों में पाया जाता है। और उसकी जीवन शैली आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है, और जब तक वो अपनी जीवन ले रहा होता है, मतलब जब तक वो जीवित है समुद्र में भी, तब तक वो सारी बीमारियों का कारण सिर्फ उन प्राणियों के लिए नहीं बन रहा जो शायद समुद्र में रहते हैं, पर कहीं ना कहीं समुद्र से ही नमक हमारे घरों में आता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है नमक की आज की डेट में इतनी सारी कंपनीज नमक बनाती हैं, और वो सारे नमक में आज की डेट में आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जिसमें आपको ये मिलेगा कि गंगा में माइक्रो प्लास्टिक है, हमारे समुद्रों में माइक्रो प्लास्टिक है, और वही माइक्रो प्लास्टिक जो है, जो माइक्रो प्लास्टिक मतलब जो छोटे कण हैं हो चुके हैं हमारे प्लास्टिक के, वो हमारे कहीं ना कहीं फूड चेन में आ रहे हैं, और इसी कारण काफ़ी सारी बीमारियां जो है हम सुनने को मिलती है, अपनी फैमिली में देखने को भी मिलती है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं ये प्ले करती हूँ, आपको थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जान पाएंगे और देख पाएंगे कि किस तरह से वेस्ट जो है हर किसी के घर में या हमारी लाइफ में जो वेस्ट होता है उसकी जर्नी या उसकी जो यात्रा है वो हम किस तरह से बदल सकते हैं। सो हियर इज अ स्मॉल वीडियो। सफर प्लास्टिक की बोतलों का। प्लास्टिक की बोतलें बहुत सी अलग अलग चीजें रखने के काम आती हैं, जैसे कि पानी, कोल्ड ड्रिंक, तेल और दवाइयाँ। इस्तेमाल के बाद ये बोतलें कचरे में फेंकी जाती हैं। उसके बाद इन बोतलों का क्या होता होगा, कभी सोचा है? कहाँ से आती हैं ये बोतलें? प्लास्टिक का जन्म खनिज तेल का उत्पादन करने वाले कारखानों में होता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की आपस में रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बहुलक या पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक के प्रमुख तत्व का निर्माण होता है। पॉलीमर से प्लास्टिक बनता है और फिर दूसरे कारखानों में इस प्लास्टिक से मनचाहे आकार की बोतलें बनाई जाती हैं। इन बोतलों को पानी, कोल्ड ड्रिंक या तेल जैसे पदार्थ से भर दिया जाता है। फिर ये बोतलें बेचने के लिए दुनिया भर में भेजी जाती हैं। हम ये बोतलें खरीदते हैं, उसमें रखा हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक पीकर खत्म करते हैं और बोतलों को कचरे में फेंक देते हैं। इनका आगे क्या होता है? चलिए देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों का आगे का सफर कैसा होता है।
बहुत सारी ऐसी बोतलें बाकी सारे कचरे के साथ डंपिंग ग्राउंड पर यानी कूड़ा डालने के मैदान पर पहुंच जाती है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहां एक या एक से ज्यादा शहरों से इकट्ठा किया हुआ कचरा लाकर फेंक दिया जाता है। डंपिंग ग्राउंड पर ये बोतलें वैसी की वैसी पड़ी रहती है। अगले कई दिनों तक हर तरह के कचरे का ढेर उनके ऊपर फेंका जाएगा। इन बोतलों का बचा कुचा द्रव पदार्थ और बाकी कचरे में मौजूद कुछ रसायन बारिश के पानी में घुल जाएंगे। इनमें से कुछ रसायन बहुत जहरीले हो सकते हैं। रसायनों से मिश्रित यह पानी बहते हुए नदियों और तालाबों तक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलीय जीवों पर इन रसायनों का हानिकारक प्रभाव हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि प्लास्टिक की बोतलों का विघटन होकर उनको मिट्टी जैसा बनने में करीबन 500 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है और तब तक इन बोतलों से होने वाले दुष्प्रभावों का सिलसिला जारी रहेगा। प्लास्टिक की कुछ बोतलें तो यहाँ एक झरने तक पहुँच गई हैं। झरने के साथ बहते बहते नदी में और नदी से ये सागर तक पहुँच गई हैं। कहा जाता है कि हर साल करीबन 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है। सागरी जीव जंतु इस प्लास्टिक में फंसते हैं और मर जाते हैं। कुछ सागरी जीव जब इस प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को खाते हैं तो प्लास्टिक उनके पेट में पहुंच जाता है। यह भी इन जीवों की मौत का एक कारण बन सकता है। प्लास्टिक की कुछ बोतलों का सफर थोड़ा अलग होता है। इस दुकान के बाहर कचरे को सही श्रेणियों में बांटा जाता है। प्लास्टिक का कचरा डालने के लिए यहाँ एक अलग डिब्बा रखा गया है। कुछ जागरूक ग्राहकों ने प्लास्टिक की बोतलों को सही डिब्बे में फेंका है। वहां से ये बोतलें एक कारखाने में पहुंचाई जाएगी जहां कचरे की रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण किया जाता है। यहाँ पर सारी बोतलों को चपटा बनाकर ब्लॉक जैसे आकार का बनाया जाता है। इस ब्लॉक के फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इन टुकड़ों को पिघलाकर कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब तक हमने प्लास्टिक की बोतलों के 3 अलग सफर को देखा। इनमें से कौन सा सफर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन से सफर में प्लास्टिक की बोतलों का निपटान सही तरीके से किया गया? उसका क्या कारण है? इसके बारे में सोचिए। अब डिटेक्टिव बने और खोजें। आपके द्वारा कचरे में फेंकी वस्तुओं का आगे का सफर कैसा होता है? इसकी खोजबीन करें और इसके बारे में लिखें। ये वीडियो जो थी वो सिर्फ बात करती है कि प्लास्टिक की बोतलों के बारे में, पर कहीं ना कहीं आप सभी जहाँ जिस क्षेत्र में से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे कि सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें नहीं बल्कि इससे रिलेटेड हर तरह का कचरा जो है आज की डेट में नदियों का या तो जल स्रोतों में पहुँच रहा है या फिर हम उसे जला रहे हैं। और इसी से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि हर साल इतना ज़्यादा कचरा पूरी दुनिया में प्लास्टिक रिलेटेड जो है प्रोड्यूस किया जाता है और काफ़ी सारा कचरा जो है गंगा में मिल जाता है। हमारे अपने देश की मैं बात कर रही हूँ और इसी तरह से अगर हम बढ़ते रहे तो इंडिया में, अपने भारत देश में काफ़ी सारा जल स्रोतों में नहीं बल्कि कचरा जो है हमें हर एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और इसी के लिए मतलब ये सारी समस्याएं हैं जो आप अपने आसपास देखते होंगे कि आज की डेट में गंगा के ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ पर सीवेज का पानी और प्लास्टिक रिलेटेड कचरा और हर तरह का वेस्ट जो है गंगा में पहुँच रहा है। जानवर उसे खा रहे होते हैं और काफ़ी सारे कचरे के ढेर हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर डस्टबिन की कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है कचरा उसके आसपास पाया जाता है और काफ़ी सारे लोग उस कचरे में काम कर रहे होते हैं। तो इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि परेशानी जो है जो भी है उसका सल्यूशन क्या है। तो उसकी तरफ हम अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने एरिया में या जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है वो कौन से सन में पहली बार भारत में आया? अगर आप कमेंट में मुझे बता सकें। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो पहली बार कब भारत में हमने बात किया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल होने चाहिए?
काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, हेलो। सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं। हेलो। हाँ मैम बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आप में से कितने लोगों को पता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो पहली बार कब लागू हुए? 2016। ओके। सो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात जो है हमने 2011 में करी थी। उसके बाद पहली बार बात हुई थी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी होना चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के साथ साथ। इसके अलावा 2016 में इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है, जहाँ पर उन्होंने निर्धारित किया कि जो ग्राम पंचायत है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत इससे पहले जो, क्योंकि 2016 से पहले कभी ये बात नहीं होती थी कि जो प्लास्टिक का कचरा सोलह में हर ग्राम पंचायत या फिर किसी एजेंसी जो है जुड़े उनको नहीं बता यहाँ पे निर्धारित मतलब अभी लोग हैं। और उस वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट था कि वो ये निर्धारित करे कि उनके यहाँ पर जो वेस्ट है, जो भी कचरा आता है वो अलग अलग कैटेगरीज में उसको छांटा जाए, उसका कलेक्शन किया जाए और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी तक पहुंचाया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्राम पंचायत की, मतलब ग्राम पंचायत को अब खुद भी जिम्मा दिया गया कि उनको ये अपने लेवल पर इसे करना है और इसके लिए अवेयरनेस भी रेज करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गांव क्षेत्र में आज के डेट में समस्या है वो दो समस्या है। पहली समस्या ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर हम लोग कचरे को व्यवस्थित कर सकें और उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा बुग्गा वाला हरिद्वार में एक प्लांट जो है बनाया गया है, जहाँ पर जितनी भी ग्राम पंचायत है या जो भी उत्तराखंड हमारे स्टेट में जो भी लोग चाहें, चाहे वो हमारी ग्राम पंचायत है या कोई एजेंसी है, वो अपना सारा का सारा, जिस तरह की कचरे की मैंने बात की थी, ये रैपर्स वाला कचरा जिसका आज की डेट में कोई मूल्य नहीं है, ये 7 नंबर की कैटेगरी जो आप देख रहे हैं जिसमें हर तरह का प्लास्टिक का रैपर जो है जिसका मार्केट में आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप इस सेंटर पर हरिद्वार में जो है सेल कर सकते हैं। और इसका लॉजिस्टिक जो है वो हमारा जो पंचायती राज है ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट भी करते हैं। तो मान लीजिए काफ़ी सारे गाँव क्षेत्र अगर हैं तो वो अपना जिस तरह का कचरा, पहले तो मैं कहूँगी आप हर तरह का कचरा जो है अपने यहाँ पे सॉर्ट करिए, सेग्रीगेट करिए और रखें। इंस्टेड कि आप उसको जला रहे हैं या जलाशयों में वो जा रहा है, उसको अपने पास में सॉर्ट करके स्टोर करें और फिर अपने पंचायती राज से कांटेक्ट करके अपने इस तरह के वेस्ट को अपने इस प्लांट में भेज सकते हैं जो बुग्गा वाला में है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या बनेगा, तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह का पेन स्टैंड जैसे आप देख रहे हैं या ये टेबल है या ये इस तरह का ट्रे आप देख रही है, ये जो एक मटेरियल से बना है ये टेट्रा पैक कार्टन से बना है। इसी तरह से इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं हम चाहते हैं कि अपने सेंटर में बना पाए हम इस तरह के वेस्ट रैपर्स से जिनका ना मार्केट में कोई वैल्यू है और कोई यूटिलिटी नहीं है। तो अगर ये सही प्लांट में पहुंचते हैं तो इससे पंचायतों को ये फायदा है कि उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो रही है, सेकेंडली उनका वेस्ट जो है सही जगह में जा रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पर भारत में कचरे के स्रोत को कम करने के लिए काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आज की डेट में जो है हमारे कपड़े हैं उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स का या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो आइडिया सिर्फ ये है कि प्लास्टिक को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ या रीयूज़ कर पाएँ ताकि उसका जो उसका एंड रिजल्ट है वो जलाशयों में नहीं जाए या वो परेशानी का कारण नहीं बने। इसके अलावा मैं आपसे एक स्टोरी अपनी शेयर करनी चाहूँगी। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपशिष्ट बैंक। तो हम लोग उत्तरकाशी के कुछ गांव हैं, दोनी और सट्टा और इसके अलावा सांकरी, इन सभी गांव में हम लोग काम कर रहे हैं
काम हमारा वहाँ पर ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने कचरे को स्रोत पर ही अलग करिए। और साथ ही हमने एक अपशिष्ट बैंक वहाँ पे बनाया है। अपशिष्ट बैंक मतलब कि एक ऐसा संग्रहालय जहाँ पर अपना वो प्लास्टिक का कचरा, इवन हर तरह का वेस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज में उसको सेग्रीगेट करके रख रहे हैं। और क्योंकि ये एक गाँव क्षेत्र है तो यहाँ पर जैविक कचरे की कोई समस्या नहीं है कि उसका रख रखाव कैसे करना है। तो उस कचरे के अलावा जितना भी कचरा गाँव क्षेत्र में आज के डेट में निकल रहा है उसको हम इन बैंकों में जमा कर रहे हैं। और उसके बाद जब एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर हो जाती है तो गाड़ी के माध्यम से इसे देहरादून में लेके रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं। तो ये एक बेसिकली आपसे शेयर करने का आइडिया ये था कि इस तरह की चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, या मैं जो आपसे बोल रही हूँ कि कचरे को आप अपनी ही ग्राम पंचायत में या अपने ही एरिया में सेग्रीगेट करके सॉर्ट करके स्टोर कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग ऑन ग्राउंड भी कर रहे हैं। और साथ ही काफ़ी सारे लोग, देहरादून शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो वर्कशॉप के माध्यम से और हमारे काम के बारे में जानने के बाद में अपना हर तरह का कचरा जो है, सूखा कचरा जो है, उसको इस तरह के बैग में एकत्रित करते हैं और हमारे सेंटर पर या तो खुद छोड़ने आते हैं या फिर एक गाड़ी के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। तो आइडिया सिर्फ ये है कि इस तरह का कचरा जो है नदियों और नालियों में नहीं जाए, इससे हम कोई नई चीज़ बना सकें और यूज़फुल चीज़ें बना सकें। क्योंकि कचरे का और स्पेशली प्लास्टिक का कोई अंत नहीं है अगर हम उसे सही तरह से उसका रखरखाव नहीं करते हैं। और लास्ट में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अभी जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जो हमारे चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस का क्या मतलब है और वो कितने फेजेस में होंगे। तो बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जो बदलाव आया है 2021 में, वो 3 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है हम अभी 30 सितंबर 2021 है उसकी डेडलाइन, जहाँ पर प्लास्टिक की थिकनेस जो है वो 50 माइक्रोन से बढ़ा दी गई है। तो आइडिया उसको 50 माइक्रोन से बढ़ाने का सिर्फ ये है कि प्लास्टिक का जो बैग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सके। दूसरा जो बड़ा बदलाव हम है, आपने अक्सर देखा होगा कि कान साफ करने के जो ईयरबड्स आते हैं या फिर जो प्लास्टिक बैलून्स आते हैं उसके नीचे स्टिक्स लगी होती हैं, वो प्लास्टिक के है। हमारे देश का झंडा भी जो है प्लास्टिक के स्टिक्स में या प्लास्टिक का बना होता है। वो सारी चीज़ें जो सिंगल यूज़ होती हैं और प्लास्टिक से बनी हुई हैं, वो हम 1 जनवरी 2022 तक अपने देश में बैन करना चाहते हैं। मतलब उसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल जो ईयरबड्स होती हैं उसमें प्लास्टिक के स्टिक की जगह हम बैम्बू का स्टिक यूज़ कर रहे हैं जो कि रीयूजेबल है और बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि 1 जुलाई 2022 तक कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो अक्सर हमें लैंडफिल्स में या अक्सर हमें कूड़ा घरों में दिखने को मिलते हैं और अक्सर हम उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे है पानी का ग्लास जो कि प्लास्टिक का बना होता है, या बहुत सारी कटलरी आप देखते होंगे कि आप दुकानों में जाते हैं, आपको चम्मच जो है प्लास्टिक का मिलता है, या रैपिंग शीट्स हैं। ऐसे काफ़ी सारे इवन जो बैनर्स हमारे बनाए जाते हैं जो हम इलेक्शंस के टाइम पे या और किसी अवेयरनेस रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनकी भी एक थिकनेस जो है, उनकी भी एक माइक्रोन तय किया गया है कि वो 100 माइक्रोन से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ 3 बड़े बदलाव हैं जो हमारे अभी कंट्री में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपके अपने क्षेत्र में आप फेस कर रहे हैं कोई प्लास्टिक रिलेटेड या वेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। हेलो। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज से कोई सवाल हो, या आप में से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपके अपने क्षेत्रों जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पर कोई आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि हर जगह पर कचरे से रिलेटेड समस्या और चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे साथ डीपीआरओ उत्तरकाशी से भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीपीआरओ उत्तरकाशी। हेलो। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, एक्चुअली डीपीआरओ सर अभी है नहीं है ना।
अच्छा ठीक है, ओके। वो मीटिंग में है, कहीं जा रहा है, थोड़ा कनेक्टेड जा रहा है डीएम साहब। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। सर अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्या हम मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो? मैम जस्ट सर आ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ अंकिता मैम, मैम सर आ रहे हैं थोड़ा, मैं उनको वाइंड अप करने के लिए वो अभी आपको बता देंगे, जस्ट आ रहे हैं। ओके, मैं ये बोल रही थी इन द मीन टाइम काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो अगर सब अपने यहाँ के चैलेंजेस अगर बता सकते तो शायद एक दूसरे के लिए लर्निंग हो सकती थी। कि मान लीजिए हमारे पास टिहरी से भी लोग जुड़े हैं, हरिद्वार से भी हैं, उत्तरकाशी से भी हैं, काफ़ी चंपावत से भी हैं। तो आप सभी के कुछ चैलेंजेस होंगे, आई एम श्योर आप अपने लेवल पे कोई ना कोई सोल्यूशंस भी अरेंज कर रहे होंगे कि क्या आप लोग कर रहे हैं इसलिए। तो अगर इफ़ ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर आइडियाज़ कि आप ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, तो शायद बाकी लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों को समझाया। अगर हमारे लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैम से क्वेरीज भी कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो उससे रिलेटेड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने प्रतिभाग किया, वेस्ट वॉरियर के बारे में समझा। मैं मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम ने हमारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।